नमस्कार दोस्तों, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस यूनिट्स के चैप्टर नंबर 6 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, आपने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस यूनिट्स के चैप्टर नंबर 1 को स्टडी किया था और चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कौन सा फॉर्म हमारे लिए बेटर है, उसको सेलेक्ट करने के अलग अलग फैक्टर्स आपने कंसीडर किए थे। अब आप बोलोगे सर भूल गए हम उस चैप्टर को, एक बार बताओ तो सही ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। देखो ध्यान से सुनो, आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन यदि बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसके पास कई ऑप्शंस हैं कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के थ्रू बिजनेस कंटिन्यू करे या पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करें यदि 2 जने हैं तो, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म चलाएं, या कंपनी इनकॉर्पोरेट करें, या एचयूएफ में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बिजनेस चलाएं। यानी कई ऑप्शंस हैं सर। तो कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सही रहेगा? तो ऐसा करते हैं, चैप्टर नंबर 6 में सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, एक एक करके आपको बताएं। फिर देख लेना आपको जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस एक्टिविटी को ज्यादा सूट करता हो वही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। किस सोल प्रोप्राइटरशिप आप जानते हैं सर, ये सिंगल ओनर बेसिस पे होती है। सिंगल ओनर होगा, इसका पूरा प्रॉफिट एक जने का, और यदि लॉस हुआ तो वो भी एक जने को ही भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेनिफिट देख लेते हैं सर कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या बेनिफिट्स रहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू बिजनेस करने के। तो सबसे पहला पॉइंट आपको गिवन है इसमें कि इजी फॉर्मेशन। सर सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेशन इजी है, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, कोई ऐसा गवर्निंग लॉ नहीं है जहां पर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरी है। तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप को सेटअप करना इजी है। बेटर कंट्रोल रहेगा, बेटर कंट्रोल इसलिए क्योंकि जब एक ही पर्सन होगा ओनर तो डिसीजन भी वही लेगा, तो जनरली पूरा कंट्रोल एक जने के पास है तो फैसले जल्दी लिए जाएंगे और पूरा प्रॉफिट एक पर्सन को ही मिलेगा। स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के लिए बेटर है ये। हाँ सर, स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के लिए, यानी जहां पर आपका बिजनेस लेवल बहुत छोटे लेवल पर है, वहां सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा ऑप्शन है। और इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट सर, इसका मैनेजमेंट के भी कोई खर्चे नहीं लगते क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सामान्यतः सोल प्रोप्राइटर खुद ही इंप्लॉई होता है, तो इसलिए कहीं बाहर सैलरी नहीं देनी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो मैनेजमेंट का एक्सपेंसेज है वो भी कम होता है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखो डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, लेकिन इनको डिसएडवांटेज की बजाय इनको लिमिटेशंस बोलते हैं सर। हाँ सर, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? सबसे पहले लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन ओनर होगा, वो इसका मालिक है, पूरा कंट्रोल उसी के पास है। अब मान लीजिए जो सोल प्रोप्राइटर के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो उसके पास मैनेजमेंट की स्किल्स की हमेशा कमी रहेगी। सेकंड सर, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर है और बिजनेस में जो भी पैसा लगेगा वो ही उसमें इन्वेस्ट करेगा, कोई दूसरा वहां पर और है नहीं। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यदि भगवान ना करे कल सोल प्रोप्राइटरशिप में फर्म में नुकसान हुआ तो जितना भी लॉस हुआ है सोल प्रोप्राइटर को खुद को भुगतना होगा। उसकी पर्सनल एसेट्स भी सेल हो सकती हैं। यदि बिजनेस की लायबिलिटीज इतनी ज्यादा हैं, पेमेंट नहीं हुई, तो उसकी पर्सनल एसेट्स भी सेल हो सकती हैं। और स्टेबिलिटी नहीं है सर, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। भगवान ना करे सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई तो बिजनेस बंद। लीगल ईयर्स कंटिन्यू करेंगे तो अपने नाम से करेंगे, अलग ऑर्गेनाइजेशन होगी। और यदि यही चीज एलएलपी होती, कंपनी होती,
तो आपको ध्यान है कंपनी और एलएलपी की कभी डेथ नहीं होती, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होती हैं, सेपरेट एंटिटी होती हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कौन से फॉर्मेट की? सोल प्रोप्राइटरशिप की। और आपको ध्यान होगा मैंने आपको कहा था चैप्टर 1 और चैप्टर 6 में हेडिंग्स मैंने आपको यहां पर अच्छी तरह से समझा दी हैं, कवर करवा दी हैं, लेकिन फिर भी इनको डिटेल में और इनकी लैंग्वेज अच्छी तरह से लर्न करने के लिए जो आपको आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल गिवन है, आपको आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए। हमेशा नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला था चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 6 में। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 इन दो में आपको नोट्स के अलावा पहले नोट्स कवर करो दोनों चैप्टर के, और फिर उसके साथ साथ ये जो हेडिंग्स है ना, इन्हीं को वहां पर एक एक दो पैराग्राफ में आपको समझाया। एक बार रीड आउट करना है, बस बहुत ज्यादा लर्न नहीं करना। एक बार रीड आउट कर लोगे तो थोड़ा सा बाई चांस एग्जाम में इनको डिटेल में मांग लिया लिखने के लिए तो आप लिख पाओगे। तो इसलिए सिर्फ रीड आउट करो, एक बार लैंग्वेज को समझ लो, इनफ है। बाद में जब भी रिवाइज करें सिर्फ इन हेडिंग्स को ही करें, ताकि आपको रेगुलरली हेडिंग लर्न रहे। अब आता है सर बिजनेस का सेकंड फॉर्मेट। यदि आप 2 या 2 से ज्यादा लोग हो मिलकर के बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे अच्छा और सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है पार्टनरशिप। हाँ सर, आप पार्टनरशिप फर्म बना करके बिजनेस कर सकते हैं। अब बोलोगे सर पार्टनरशिप फर्म की क्या फीचर्स हैं, तो चलो पहले फीचर्स बता देते हैं कि पार्टनरशिप फर्म तभी एग्जिस्टेंस में आएगी जब आप पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हो। और आपको ध्यान होगा पार्टनर्स के एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा तभी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। हाँ सर, पार्टनरशिप फर्म में भी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड रहेगी। यदि भगवान ना करे पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में लॉस हुआ, लायबिलिटी ज्यादा हो गई बिजनेस की, एसेट्स कम, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स बेच करके भी और बिजनेस की लायबिलिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। सर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट या लॉस तो शेयरिंग होगा पार्टनर्स में, जो भी उनका रेशियो है। सर पार्टनरशिप फर्म एक एजेंसी की तरह होती है। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर हैं वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं सर, इसलिए एक पार्टनर जो भी एक्ट करेगा उसके लिए दूसरा पार्टनर भी लायबल होगा। कॉमन मैनेजमेंट। हाँ सर, पार्टनरशिप फर्म में जो भी फैसला लिया जाएगा अकेला पार्टनर नहीं लेगा, पार्टनर्स की मीटिंग होगी, मिलकर के डिसीजन लेंगे, तो मैनेजमेंट कॉमन होगा। सर पार्टनरशिप फर्म पे ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि यदि कोई पार्टनर ये चाहे ना कि इस पार्टनरशिप फर्म को मैं छोड़ना चाहता हूं और वो अपनी जगह किसी और को पार्टनर बनाना चाहे, तो सर ये ट्रांसफरेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, एक पार्टनर रिटायर होकर के दूसरा पार्टनर एडमिशन हो सकता है, बट ऐसा नहीं कर सकते कि इस पार्टनर की जगह दूसरे पार्टनर को ले लें और सेम पोजीशन एज इट इज उसको ट्रांसफर कर दें। पार्टनरशिप फर्म में ये शेयर ट्रांसफर करना जनरली रिस्ट्रिक्टेड होता है। सर पार्टनरशिप फर्म के यदि रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 59, और चाहें तो पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। और पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन क्या होगी, तो ये आप पार्टनरशिप डीड में लिख दो कि हम 5 साल के लिए या 10 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म बना करके बिजनेस करना चाहते। नहीं लिखोगे तो पार्टनरशिप एट विल होगी, और पार्टनरशिप एट विल में आप पार्टनर्स जब तक चाहें तब तक बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ये फीचर्स थी कि पार्टनरशिप फर्म की क्या फीचर्स होती हैं। इन हेडिंग को लर्न कर लो, बाकी इनकी डिटेल्ड थ्योरी आप आईसीएसआई की मॉड्यूल से एक बार गो थ्रू कर लेना, कोई टेक्निकल चीज नहीं है। ठीक है, अब आता है कि सर बेनिफिट्स क्या हैं फिर पार्टनरशिप फर्म के। पहला पॉइंट, फॉर्मेशन इजी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है। कोई जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो, पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड भी हो सकती। ठीक है, अनरजिस्टर्ड के कुछ नुकसान हैं वो पढ़ेंगे अपन, लेकिन पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड हो सकती है।
दूसरा बेनिफिट सर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनका पुलिंग का मतलब सर कलेक्शन होगा। देखो 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो सभी लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो इकट्ठे हो जाएंगे सर, पूल्ड रिसोर्सेज होंगे। और इसी तरह से यदि 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर हैं तो सभी की स्किल्स भी तो एक साथ पूल हो गई। अब वो लोग अपनी अपनी स्किल को एक्सरसाइज करके बिजनेस करेंगे, तो मैनेजमेंट स्किल्स का भी पुलिंग होगा, यानी एक जगह वो लोग अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को यूज करेंगे और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कलेक्ट होकर के काम करेंगे। जो भी फैसले लिए जाएंगे डिस्कशन के थ्रू लिए जाएंगे, अकेला पार्टनर कोई डिसीजन नहीं लेगा, यानी नेगोशिएटेड बिजनेस डिसीजन होंगे। रिस्क भी शेयरिंग हो गई क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में रिस्क भी शेयर हो जाएगी, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं सर। एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। पार्टनरशिप फर्म की बिजनेस जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है सर। पर्सनल एसेट्स भी इसमें सेल करनी पड़ सकती हैं। एग्जिस्टेंस की अनसर्टेनिटी है, भगवान ना करे किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, 2 ही पार्टनर थे, तो पार्टनरशिप फर्म भी अब डिसॉल्व करनी पड़ेगी क्योंकि सिंगल पर्सन फर्म कंटिन्यू नहीं कर सकता। हाँ, कुछ इंप्लाइड अथॉरिटी होती। देखो इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब है कि पार्टनर्स जो रूटीन डिसीजंस है, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस से रिलेटेड जो रूटीन डिसीजंस है, डे टू डे डिसीजंस है, वो पार्टनर खुद भी ले सकता है। उसके लिए उसको हर बार पार्टनर्स की मीटिंग की जरूरी नहीं है। तो मान लो किसी पार्टनर ने अपनी इंप्लाइड पावर को यूज करके कोई फैसला लिया और उससे फर्म को नुकसान हो गया, तो सामान्यतः भुगतना सभी को ही पड़ेगा। तो इसलिए एक पार्टनर की थोड़ी सी लापरवाही से भी, या उसने कोई भी पार्टनर ने अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी को यूज किया है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग और फर्म को यदि नुकसान हुआ तो रिस्क सभी की रहेगी। रिस्क ऑफ डिसहार्मोनी, हाँ सर भगवान ना करे पार्टनर्स के बीच में यदि मतभेद हो गया, डिसहार्मोनी यानी अब उनमें डिस्प्यूट्स होने लग गए, तो भी सर अब बिजनेस ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। और सर बिजनेस आप डिफिकल्टी इन विड्रॉल, आप अपनी पार्टनरशिप फर्म से अपना कैपिटल वापस विड्रॉ करने में दिक्कत होती है। एक बार पैसा लगा दिया वो लगा दिया, वापस विड्रॉवल जनरली पॉसिबल कम होता है। एक्सपेंशन भी डिफिकल्ट है, आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, मान लो किसी फर्म में 4 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर चाहते हैं कि बिजनेस एक्सपेंड करें, 2 चाहते हैं कि नहीं करें, क्योंकि और अब पार्टनरशिप फर्म में सर आप 2-2 हो जाओगे, 2 एक तरफ तो फैसला हो ही नहीं पाएगा। तो ये भी बड़ी दिक्कत आती है पार्टनरशिप फर्म को, आप ज्यादा बड़े लेवल पर बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि रिस्क साथ में जुड़ी हुई है। और आप जानते हैं पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब यदि पार्टनरशिप फर्म को कोई भी लॉस हुआ तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स भी सेल करनी पड़ सकती है। अब आता है कि सिर्फ पार्टनरशिप होती कितने टाइप की है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक यदि बात करें तो सबसे पहले होता है टाइप ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एट विल। इसमें कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती। जब आप पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करेंगे तो क्लियरली मेंशन कर देंगे कि पार्टनरशिप एट विल, और पार्टनरशिप एट विल का मतलब है कि जब तक पार्टनर्स चाहेंगे ये फर्म कंटिन्यू रहेगी। जिस दिन पार्टनर चाहते हैं वो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप एट विल में कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती, ये पार्टनर्स की इच्छा पे आधारित। सेकंड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स प्रोजेक्ट। कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपने पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जैसे मान लो कोई हाईवे बनाना है, कोई फ्लाईओवर बनाना है, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर के अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाई, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट खत्म, पार्टनरशिप खत्म, उसको बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और एक होती है पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन, कि पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि हम ये 3 लोग मिलकर के बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस हम 5 साल के लिए करेंगे, 5 साल के बाद हमारी पार्टनरशिप फर्म को हम डिसोल्यूशन कर लेंगे। तो ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो कोई फिक्स ड्यूरेशन के लिए हो उसको क्या बोलते हैं, फिक्स ड्यूरेशन पार्टनरशिप। तो 3 टाइप की होगी सामान्यतः। पार्टनरशिप एट विल, ज्यादातर केसेज में आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मिलेगा। पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर बिजनेस यानी पर्टिकुलर पार्टनरशिप,
और पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन। अब जैसा कि आपको ध्यान है, पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। और आपको ध्यान है सर, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है, यानी पार्टनरशिप डीड के सामान्यतः क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, तो सुनिए आप। पार्टनरशिप डीड के मुख्यतः फॉलोइंग कंटेंट्स, आपकी फर्म का नाम लिखा होगा। आप दो या दो से ज्यादा पार्टनर हो तो आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म का कुछ नाम रखा होगा, वो एग्रीमेंट में लिखा होगा। कौन सा पार्टनर कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, आपका अकाउंटिंग मेथड क्या होगा, आपकी पार्टनरशिप फर्म एक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग एंट्री करेगी या कैश बेसिस पर। सर पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज हैं, क्या पावर्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या राइट्स हैं। सर क्या पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉइंग्स कर सकते हैं, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। नए पार्टनर का एडमिशन अलाउ होगा नहीं होगा। सर डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का कैसे होगा, यानी पार्टनरशिप एट विल है या पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन है। और आर्बिट्रेशन यानी सर मीडिएशन, कि कल यदि पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम पार्टनर्स उस डिस्प्यूट को कैसे सोल्व करेंगे, कोर्ट के थ्रू या हम हमारे किसी कॉमन फ्रेंड को अपॉइंट करके और उसकी सलाह के अकॉर्डिंग हम हमारा बिजनेस को जो डिस्प्यूट हुआ है उसको रिजोल्व करेंगे। सर तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आए तो पार्टनर्स के बीच में एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। और अब सबसे अच्छा पॉइंट, वैसे तो आप जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप यदि अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो बिल्कुल आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत करवा सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। बस ये मान लो यदि आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो फर्म को ही नुकसान है, पार्टनर्स को ही नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने का फर्म को नुकसान ही होगा। लॉ ने तो ऑप्शन दे दिया, पार्टनरशिप एक्ट कहीं कंपलसरी नहीं कर रहा, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होना ये फर्म के लिए और पार्टनर्स के लिए सही नहीं है। जैसे पहला पॉइंट, यदि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो अनरजिस्टर्ड फर्म के केस में पार्टनर कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में, फर्म के अगेंस्ट में या कोई दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट में। यदि मान लो किसी दूसरे पार्टनर ने जानबूझ करके अपनी पावर से बाहर जाकर के कोई ऐसा फैसला लिया जिससे फर्म को नुकसान हुआ, कोई पार्टनर फ्रॉड कर रहा है, कोई पार्टनर गलत कर रहा है, किसी पार्टनर से के लापरवाही के कारण फर्म को या दूसरे पार्टनर को नुकसान हो रहे हैं, लेकिन यदि वो फर्म अनरजिस्टर्ड है ना तो दूसरे पार्टनर उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। और रजिस्टर्ड होती तो बिल्कुल एक पार्टनर अपनी ही फर्म के खिलाफ या दूसरे पार्टनर्स के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो बाकी पार्टनर्स की ड्यूटी बनती है ना उसका कैपिटल उसको वापस दे, नहीं दे रहे वो लोग, तो यदि अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो रिटायर्ड पार्टनर कुछ नहीं कर सकता, मतलब कोर्ट में केस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होना ये राइट देगा कि आप सूट फाइल कर सकते हो। इसी तरह सेकंड पॉइंट, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यदि पार्टनरशिप फर्म ने किसी थर्ड पर्सन के साथ किया है, सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, यदि पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है और उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया उस अदर पार्टी ने, तो पार्टनरशिप फर्म कोर्ट में केस फाइल नहीं कर, पार्टनरशिप फर्म पर कोई केस कर सकता है लेकिन पार्टनरशिप फर्म किसी पर केस नहीं कर सकती यदि अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म रखना ना तो पार्टनर्स के लिए सही है और ना फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। इसलिए हमेशा बेस्ट एडवाइस यही देना आप अपने क्लाइंट को कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन, माना कि एक्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शनल है, बट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने के ये नुकसान है, तो रजिस्ट्रेशन करवाना सही रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर रजिस्ट्रेशन होगा कहां पर, तो रजिस्ट्रेशन जिस भी स्टेट में
जिस भी राज्य में आपका बिजनेस है, जो आपका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है पार्टनरशिप फर्म का, तो उस एरिया का जो भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो मेक एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास एप्लीकेशन लगाएं जिस भी एरिया में वो लोकेटेड है, और उस एप्लीकेशन में फॉलोइंग डिटेल बताएं, आपकी फर्म का नाम, आप कहाँ बिजनेस करना चाहते हैं उस जगह का नाम, आपकी पार्टनरशिप कब से है, पार्टनर्स की डिटेल और आपकी पार्टनरशिप की ड्यूरेशन, ये सारी चीजें आप साथ साथ बताएंगे। और ये जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है इसको हर पार्टनर साइन करेगा। एप्लीकेशन फॉर्म पर सभी पार्टनर के साइन होंगे, साथ में एक एफिडेविट अटैच होगा, पार्टनरशिप डीड जो आपने स्टाम्प पेपर पे ड्राफ्ट की हुई है उसकी कॉपी साथ में अटैच होगी, और जहां पर आपका बिजनेस है यानी जो आपकी पार्टनरशिप फर्म का ऑफिस है वहां का भी प्रूफ, यानी वहां का लाइट का बिल, पानी का बिल, या जो भी रेंट एग्रीमेंट यदि आपने रेंट पे ली हुई है तो वो सब डॉक्यूमेंट आप साथ में अटैच करके रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के ऑफिस में डिपॉजिट कर दो। नॉर्मली ये ऑनलाइन होने लग गया आजकल, तो ये फॉर्म ऑनलाइन मिलेगा और ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको बताए हैं इनको आप स्कैन करके पीडीएफ फाइल साथ में अटैच कर दो, तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म आपकी फर्म को रजिस्टर्ड कर लेगा। जब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो गई तो उसके अलावा अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पैन कार्ड भी लेना होगा सर। हाँ, पैन नंबर भी लेना होगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर अलग से मिलता है, क्योंकि कल आप पार्टनरशिप फर्म की इनकम टैक्स रिटर्न भी तो फाइल करोगे, तो पार्टनरशिप फर्म को इनकम टैक्स पर्पज के लिए और पैन कार्ड भी लेना होगा। और आपको पता है पैन कार्ड सामान्यतः इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही इशू करता है, तो आपको ये पैन कार्ड भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेना होगा।